हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन फॉर नीट सीरीज में 11th क्लास का चैप्टर लेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। देखो, इस चैप्टर में पहले बहुत सारे टॉपिक थे, अब सिर्फ अपने एक ही टॉपिक रह गया है जो कि क्या है, फ्रॉग। अगर आप इस चैप्टर का नाम चेंज करके फ्रॉग भी कर देंगे तो कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन को ये समझना है कि इस चैप्टर में अपना मोटिव क्या है। तो पहले जब ये चैप्टर फुल फ्लेज्ड हुआ करता था उस समय स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आपको डिफरेंट टाइप के टिश्यू वगैरह पढ़ाए जाते थे। अब अपने यहाँ पर टिश्यू की सिर्फ डेफिनेशन दे रखी है और थोड़ा बहुत दे रखा है उसके बारे में, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और कुछ नहीं दे रखा। तो अगर अपन अच्छे से देखें तो यहाँ पर देखो, आप नीचे की तरफ देख पाएंगे तो यहाँ पर टिश्यू की डेफिनेशन लिखी हुई है कि a group of similar cell along with intercellular substance perform a specific function। सच एन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू बेसिकली कौन सी चीज को कहते हैं कि जब बहुत सारी सेल ग्रुप बना लेती है, उनका ओरिजिन भी सेम होता है और वो सब मिलकर एक कोई स्पेसिफिक फंक्शन करती है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को अपन क्या कहते हैं, टिश्यू। जैसे ब्लड जो है वो एक टिश्यू का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर क्या होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब होती है, ठीक है। एक टिश्यू में सेल और सेल के बीच का जो भी इंटरसेलुलर सब्सटेंस है वो भी सब साथ में आता है टिश्यू के अंदर, ठीक है। फिर अपन सब जानते हैं कि यहाँ साइड में मैं आपके लिए लिख देता हूं कि जो टिश्यू सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, अपनी सेल, और सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। क्या बनाते हैं, टिश्यू। और टिश्यू जो होंगे वो मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन। और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ये सब अपन ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहले भी देख रखा है, जब अपन ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वगैरह समझते हैं अपन एनिमल किंगडम में, तो उसमें भी समझ चुके हैं अपन ये। और ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो मिलकर क्या बनाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाता है, ठीक है। अब यही अपने देखो यहाँ नीचे और लिखा हुआ है, द बेसिक टिश्यू एज यू नो हैव लर्नड अर्ली क्लासेज ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ ऑर्गन्स विच इन टर्न एसोसिएट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ये कह रहा है टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इधर पीछे टिश्यू के वो टाइप दे रखे हैं, तो टिश्यू के टाइप मैं बता देता हूँ। एनिमल टिश्यू कितने तरह के होते हैं वो भी अपन समझ लेते हैं। इसके अलावा अपने यहाँ पर इस चैप्टर में टिश्यू के बारे में और कोई डिस्क्रिप्शन है नहीं। तो जो एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो अपने कौन कौन से टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो टिश्यू होता है एनिमल टिश्यू में वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे अपने टिश्यू आता है वो आता है अपने कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें ब्लड, अपने बोन, कार्टिलेज, ये सब आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद में जो टिश्यू आता है वो अपने कौन सा आता है, मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू, ठीक है। अब मसल टिश्यू में तीन तरह की मसल्स आती है। एक अपने जो स्ट्रेटेड मसल्स होती है जो अपने विल से चलती है, एक स्मूथ मसल्स होती है जो विदाउट विल के चलती है, और एक कार्डियक मसल्स होती है। और सबसे लास्ट में जो अपने आता है वो आता है नर्वस टिश्यू। क्या आता है, नर्वस टिश्यू। तो टोटल कितने तरह के एनिमल टिश्यू होते हैं, 4 टाइप्स के क्या होते हैं, एनिमल टिश्यू होते हैं। अब इस चैप्टर में अपन को मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़नी है, किसकी, फ्रॉग की। देखो, इन दिस चैप्टर यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। मॉर्फोलॉजी जो होता है अपन ने पहले भी अपन ने ये डेफिनेशन पढ़ी है, स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल विजिबल फीचर। बाहर के फीचर्स जो स्टडी करते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। यहाँ से अपन का चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो लेते हैं, जो कि क्या है, फ्रॉग। सबसे पहले अपन देखते हैं कि फ्रॉग का हैबिटाट कहाँ पर है, मतलब फ्रॉग कहाँ पर रहता है। तो फ्रॉग का हैबिटाट जो होता है, फ्रॉग कहाँ पे रहता है, वो जमीन पे भी रह सकता है, लैंड पर भी, और फ्रेश वाटर में भी सरवाइव कर सकता है। फ्रॉग की जो क्लास होती है वो एम्फीबिया होती है। फाइलम जो होता है वो कॉर्डेटा होता है। इसका नाम जो कॉमन फ्रॉग होता है जो अपने इंडिया में, वो कौन सा है, राना टिग्रिना। मैंने यहाँ पूरा क्लासिफिकेशन लिख दिया है फ्रॉग का। इसमें से आपको सिर्फ 2 ही फीचर्स और अलग से करने, बाकी तो सब अपन पता है। किंगडम कौन सा होगा, एनिमेलिया। फाइलम कौन सा होगा, कॉर्डेटा। क्लास एम्फीबिया अपन को पता ही है। जीनस राना होगा और स्पीसीज टिग्रिना होगा, क्योंकि इसका नाम दे रखा है एनसीईआरटी में। अब 2 चीजें आपको और याद करनी है तो पूरा क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा। ऑर्डर होता है फ्रॉग का एन्यूरा। देखो, एम्फीबियंस में एक ऑर्डर ऐसा होता है जिसके अंदर टेल नहीं होती, तो उसे कहते हैं एन यूरा। यूरा मतलब
टेल, और एन मतलब नहीं है। तो फ्रॉग की आप जैसे जानते हो कोई टेल नहीं होती, तो इसका ऑर्डर कौन सा होता है, एन्यूरा, और इसकी फैमिली है रानी डी, जो भी आप रीड करो, ठीक है। तो ये आप चाहो तो ये दो याद करो ना करो ऑप्शनल है, लेकिन एन्यूरा मैं चाहता हूं आप याद कर लें, ऑर्डर जो है इसका एन्यूरा है, इसमें टेल नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रॉग जो है वो कैसा होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है, पॉइकिलोथर्मल्स होता है। इसका क्या मतलब है कि फ्रॉग अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा, जैसा सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वैसा ही इसका टेम्परेचर हो जाएगा। देयर बॉडी टेम्परेचर वेरी विद द टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट, सच एनिमल्स को अपन क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड या पॉइकिलोथर्मल्स कहते हैं, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, दे हैव एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज, और ये एबिलिटी क्या कहलाती है, कैमाफ्लेज, ठीक है। और प्रोटेक्टिव कलरेशन भी शो करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मिमिक्री। वैसे कैमाफ्लेज जो होता है उसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के जैसा कलर या पैटर्न शो करे तब तो इसे कहते हैं कैमाफ्लेज, और एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जैसा पैटर्न शो करे जिससे उसे प्रोटेक्शन मिले तो उसे क्या कहते हैं, मिमिक्री कहते हैं। तो फ्रॉग जो होता है वो कैमाफ्लेज शो करता है, पर अपनी बुक में लिखा हुआ है कि ये प्रोटेक्टिव कलरेशन शो करता है, मिमिक्री तो अपन को ये भी याद रखना है, फ्रॉग मिमिक्री भी शो करता है। एक जैसा कि अपन ने ऊपर पढ़ा है कि फ्रॉग जो होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है, मतलब अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जो आइडियल जो सीजन होती है वो होती है बारिश की। तो इनको ना तो गर्मियां सूट करती है ना सर्दी सूट करती है, तो ये दोनों ही पीरियड में अपनी बॉडी को क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं। तो ड्यूरिंग द पीरियड जब गर्मी और सर्दी आती है, पीक विंटर और पीक समर जो होती है, उसमें वो डीप किसी जगह पर क्या करते हैं, प्रोटेक्शन ले लेते हैं जहां आसपास मॉइस्चर वगैरह होना चाहिए। अब अगर ऐसा काम ये पीक समर में करते हैं तो इसे कहते हैं आम भाषा में समर स्लीप, और साइंटिफिक टर्म क्या है, एस्टिवेशन। और ऐसा अगर सर्दियों में करते हैं तो इसे कहेंगे विंटर स्लीप, और इसे क्या कहेंगे, हाइबरनेशन। तो फ्रॉग एस्टिवेशन और हाइबरनेशन दोनों शो करेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी पर। तो जहां तक मॉर्फोलॉजी की बात है आप इस डायग्राम से समझ पाएंगे। देखो फ्रॉग जो होता है उसकी बाहर की जो स्किन जो होती है वो पूरी म्यूकस की चिपचिपी सी स्किन होती है, और इसके ऊपर की तरफ कैसा कलर होता है, ग्रीन, और नीचे की तरफ अगर बॉटम में अपन कलर देखेंगे तो पेल येलो, मतलब स्लाइट येलो कलर का होता है, ठीक है। अगर इसकी बॉडी को डिवाइड करें तो इसमें देखो हेड देख पा रहे हैं और सीधा ही ट्रंक है, जबकि जनरली क्या होता है, पहले हेड होता है, फिर नेक होता है, फिर ट्रंक होता है, और फिर टेल होती है। यहाँ टेल नहीं है, नेक भी नहीं है, सिर्फ हेड और ट्रंक है। एक अगर बाहर से और चीजें देखें तो यहाँ पर आपको नॉस्ट्रल्स दिख जाएंगे, इसकी आंख दिख रही है जो कि स्लाइटली बल्ज्ड है, बाहर की तरफ उभरी हुई है। और इस जगह पर जहाँ पर मैंने ये सर्कल बनाया, इस जगह पर एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे टिम्पेनम कहते हैं। ये फ्रॉग का ईयर है। फ्रॉग के ईयर में एक्सटर्नल ईयर के दो पार्ट नहीं होते, एक तो ईयर पिन्ना नहीं होता अपने जैसा, और एक वो कैनाल नहीं होती। अपने अंदर क्या होता है, पहले ईयर पिन्ना होता है, फिर एक कैनाल होती है, और फिर आगे क्या होता है, ईयर ड्रम होता है जिसे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो फ्रॉग में डायरेक्ट टिम्पेनम है, ठीक है। आगे मिडल ईयर, इंटरनल ईयर, वो सब फ्रॉग में भी होते हैं। अब जहां तक इसके लिम्स की बात की जाए, देख पा रहे हैं आप पीछे वाला लिम्स जो है वो लार्जर भी है और ज्यादा मस्क्यूलर भी है। आगे वाला लिम्स जो है कम मस्क्यूलर है। आगे वाले लिम्स में 4 डिजिट होती है, जबकि पीछे वाले लिम्स में 5 डिजिट होती है, ठीक है। एक इनकी जो लिम्स होते हैं उनकी डिजिट्स के बीच में ऐसे जाली जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं वेब्ड डिजिट, ठीक है। तो ये पानी में इसको हेल्प वगैरह करता है। एक इसकी जो आई जो होती है उसके ऊपर निक्टेटिक मेम्ब्रेन की एक कवरिंग आ सकती है, जो इसे पानी में स्विम करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी, पानी में आंखें इसकी खराब नहीं होगी। अब एक एक करके अपन एनसीईआरटी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है कि द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी। एनसीईआरटी कहती है कभी आपने फ्रॉग को टच किया है, देखो अगर फ्रॉग को अपन टच करें या उसे होल्ड करने की कोशिश करें तो वो बहुत स्लिपरी सा होता है, हाथ में से निकल सा जाएगा, क्योंकि उसकी स्किन जो होती है वो स्मूथ होती है, और ऐसा इसलिए कि उसकी स्किन के ऊपर क्या है, म्यूकस, और ऐसा करने से उसकी स्किन ऑलवेज मॉइस्ट रहती है,
अब ऑलवेज मॉइस्ट स्किन और उस थिन भी होती है, उसके ऊपर कोई हार्ड कवरिंग भी नहीं होती, तो इससे फ्रॉग क्या करता है, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकता है। ऐसे मोड को जिसमें स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो फ्रॉग जो है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो कर सकता है, इसके लिए स्किन का मॉइस्चर होना चाहिए और वो फ्रॉग खुद मेंटेन करता है जनरली। द कलर ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी, डॉर्सल मतलब ये ऊपर वाली साइड, ये ऑलिव ग्रीन कलर की है और उस पर इरेगुलर से स्पॉट होते हैं, ये देख पा रहे हो जो। और जबकि वेंट्रल साइड जो नीचे की साइड है उस पे यूनिफॉर्मली क्या होती है, पेल येलो कलर की होती है। फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता, वो सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब करेगा किसके थ्रू, स्किन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉग की जो बॉडी होती है, अभी अपन ने देखा हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है, नेक और टेल दोनों ही क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जो उसका हेड वाला पोर्शन होता है उस पर माउथ होते हैं, उसमें पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स होते हैं, आईज होती है जो बल्ज्ड होती है, थोड़ी बाहर निकली हुई रहती है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस पर निक्टेटिक मेम्ब्रेन भी होती है जो प्रोटेक्ट करती है वाइल इन वाटर, ठीक है। एक उनके ईयर की जगह पर मेम्ब्रेनस टिम्पेनम होता है, एक्चुअल में ईयर पूरा है लेकिन एक्सटर्नल ईयर में सिर्फ टिम्पेनम होता है, तो ईयर पिन्ना वगैरह देखने को नहीं मिलेगी जो साउंड को रिसीव करने में हेल्प करती है। फोर लिम्स और हाइंड लिम्स होते हैं जैसे कि मैं बता चुका हूं। अब देखो जो ये लिम्स जो होते हैं वो स्विम करने में हेल्प करते हैं, और स्विम करने में कौन सी चीज हेल्प करती है, लिम्स के अंदर डिजिट के बीच में जो वेब्ड डिजिट होती है वो हेल्प करती है। लिम्स से वॉक कर सकता है, लीप कर सकता है, खुदाई वगैरह कर सकता है, ठीक है। हाइंड लिम्स में 5 डिजिट होती है, मैं लिखवा चुका हूँ। दे आर लार्जर एंड मस्क्यूलर देन 4 लिम्स, जिसमें 4 डिजिट होती है, डिजिट जो होती है वेब्ड होती है, स्विमिंग में हेल्प करती है। इसके बाद फ्रॉग जो है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है। आप शायद इस वर्ड से जानते होंगे, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है, आप किसी ऑर्गेनिज्म को देखकर उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर क्या बता सकते हो कि ये ऑर्गेनिज्म मेल है या फीमेल है। अगर आप ऐसे बता पा रहे हो इसका मतलब है उसकी मॉर्फोलॉजी 2 तरह की है जिससे सेक्सुअलिटी या जेंडर का पता चलता है। तो ऐसी ऑर्गेनिज्म में अपन कहेंगे कि वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है। जैसे किसी ह्यूमन मेल और फीमेल को अपन देख के ही बता पाएंगे कि ये मेल है फीमेल है, तो वो अपन क्या शो करते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। तो फ्रॉग भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है। अब क्या फीचर्स देख के अपन बताएंगे, तो एक तो मेल जो होता है उसमें वोकल सेक होती है। वोकल सेक क्या होती है, जैसे ये जो नीचे वाला इलाका है ये ऐसे फूला हुआ सा होता है, ठीक है, और ये मैटिंग के दौरान मैटिंग साउंड प्रोड्यूस करता है जिससे फीमेल को अट्रैक्ट होती है। तो एक तो इसके पास वोकल सेक होता है, वोकल कोड नहीं है, वोकल सेक है। ये कौन प्रोड्यूस कर पाता है, मेल प्रोड्यूस कर पाता है, मेल के पास ऐसे होते हैं। एक इसमें कॉपिलेटरी पैड होते हैं, और वो भी कहाँ होते हैं, 4 लिम्स की फर्स्ट डिजिट पे होते हैं। फ्रॉग जब फर्टिलाइजेशन की बारी आती है तो वो क्या करता है कि जो फीमेल फ्रॉग होता है, मेल फ्रॉग उसके ऊपर स्टिक हो जाता है और अपने इस वाले कॉपिलेटरी पैड से उसको जोर से टाइट से दबाता है। ऐसा करने से फीमेल जो होती है एग रिलीज कर देती है बाहर, मेल भी उसके पास में ही स्पर्म रिलीज कर देता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। हालांकि दूर से देखने पर अपन को ऐसा लगेगा कि ये दोनों कॉपुलेट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इस प्रोसीजर को कहते हैं सूडो कॉपुलेशन, मतलब ऐसा लगता है कि कॉपुलेट कर रहे हैं लेकिन कॉपुलेटरी ना तो इनके पास कोई ऑर्गन है, ना ये ट्रू कॉपुलेशन करते हैं, ना इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो मेल फीमेल से अलग किस स्ट्रक्चर पे, 2 स्ट्रक्चर पे। मेल के पास वोकल सेक होंगे, कॉपुलेटरी पैड होगा। कॉपुलेटरी पैड की पोजीशन याद रखें, 4 लिम्स की फर्स्ट डिजिट पे होता है। अब अपन चलते हैं एनाटॉमी पर। एनाटॉमी की जहां तक बात की जाए तो अपन को एक एक करने, फ्रॉग की बॉडी कैविटी में डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रिएटरी, रिप्रोडक्टिव सारे सिस्टम होते हैं, एक एक करके अपन को सब समझना है। सबसे पहले अपन देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जैसा कि अपन जानते हैं कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ो अपन उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक एलिमेंट्री कैनाल जहां से फूड एंटर करता है माउथ, और जहां से बाहर निकलेगा, ह्यूमन के केस में ये पॉइंट एनस होता है, फ्रॉग के केस में ये क्लोएका होता है, ठीक है। और इसके बीच में जो पूरा रास्ता होगा उसे एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। तो फ्रॉग में माउथ होता है, माउथ खुलता है बकल कैविटी में, बकल कैविटी खुलती है फेरिंग्स में, फेरिंग्स खुलता है इसोफेगस में, इसोफेगस खुलता है स्टमक में। यहां तक अपने में भी ऐसा ही होता है। उसके बाद स्टमक खुलता है ड्यूडेनम में, अपन में भी खुलता है, लेकिन उसके बाद ड्यूडेनम का जो पीछे वाला पार्ट है इलियम होता है, और उसके बाद रेक्टम आ जाता है। बुक में इस पूरे को लिखा हुआ है इंटेस्टाइन। यहाँ लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन का अलग कोई सेपरेशन नहीं होता, ठीक है।
और लास्ट में रेक्टम जो होता है जहां पर अपन अनडाइजेस्टेड फूड को इकट्ठा करते हैं और फिर जब वो पूरा भर जाता है तो क्लोइका के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। या एनएस वर्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो देखो इस डायग्राम से आप ध्यान से समझ पाएंगे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो एक ओपनिंग में खुल रहा है और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूरिटर है वो भी यहीं खुल रही है, और जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे तो वो भी यहीं खुलेगा। तो एक ही कॉमन से इसका डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव तीनों ही पार्ट खुलते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्लोएका कहते हैं। एनस या ऐसे अलग से नाम नहीं देते। और क्लोएका जिस स्ट्रक्चर से बाहर खुलता है उसे क्लोइकल एपर्चर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ एनस नहीं होते। अब देखते हैं, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है। हाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी होती है, लीवर होता है, पेनक्रियाज होता है, इनमें सैलिवरी ग्लैंड नहीं होती। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड जरूर होती है जो HCl वगैरह सिक्रेट करती है, और इंटेस्टाइन में भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करती है। एलिमेंट्री कैनाल, जो पहला पॉइंट याद रखना है कि फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो शॉर्ट होती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रॉग कैसा होता है, कार्निवोर्स होता है, ठीक है। कार्निवोर की इंटेस्टाइन या एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कम होती है, उससे ज़्यादा होती है ओमनीवोर्स की, और हर्बीवोर्स की सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि वो सेलुलोज रिच फूड या ऐसा फूड खाते हैं जो कंज्यूम करने में थोड़ा, डाइजेस्ट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है उनमें। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है फ्रॉग की शॉर्ट ही होती है। फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे कि सबकी होती है माउथ, माउथ से फिर बकल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, इसोफेगस जो होती है शॉर्ट ट्यूब होती है, फिर ये स्टमक में खुलती है, स्टमक इंटेस्टाइन में खुलता है, लास्ट पार्ट रेक्टम होता है, और फाइनली क्लोइका से बाहर निकल जाता है। अब एक एक करके ग्लैंड दिखते हैं। पहला है लीवर। लीवर अपन में जैसे बाइल सिक्रेट करता है, इसमें भी बाइल सिक्रेट करता है। अपन में भी वो बाइल सिक्रेट होकर कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, गॉल ब्लैडर में, इनमें भी होता है। देखो ये वाला लीवर है और ये क्या है, गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो उसमें इकट्ठा हो जाता है, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस है। फिर है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज भी अपन में भी होती है, और अपन में इसको क्या कहते हैं, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। इसमें भी पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, ये सिक्रेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे लेते हैं अपन, और अपन देखते हैं फिजियोलॉजी। क्या देखते हैं, यहां पर जो आगे लिखी हुई है फिजियोलॉजी लिखी हुई है कि डाइजेशन होगा कैसे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इनटेक से। तो फूड जो होता है इनटेक करने के लिए, कैप्चर करने के लिए, वो अपनी टंग का इस्तेमाल करता है, और इसकी टंग ऐसे आगे से ऐसी होती है, इसे बाइलोब्ड टंग कहते हैं, ठीक है। डाइजेशन जो फूड का स्टार्ट होता है वो सीधा स्टमक में स्टार्ट होता है, क्योंकि स्टमक से पहले कोई ग्लैंड नहीं है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो HCl और गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है, जो कि स्टमक की वॉल से आता है, और यहाँ पर फूड को पार्सली डाइजेस्ट किया जाएगा। और अब इस फूड को अपन क्या कहेंगे, काइम। काइम जो होगा वो स्टमक से निकलकर कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जाता है, जिसे कहते हैं ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम जो होता है, ड्यूडेनम के अंदर लीवर से बाइल जूस कहाँ गया था, गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर से भी डक्ट आती है और पेनक्रियाज से भी एक डक्ट आती है, वो दोनों कॉमनली कंबाइन कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। तो कॉमन बाइल डक्ट ड्यूडेनम में खुलती है, और यही कॉमन बाइल डक्ट बाइल जूस भी लेकर आएगी और पेनक्रियाटिक जूस भी लेकर आएगी, ठीक है। अब बाइल क्या काम करता है आप सब जानते होंगे। बाइल इमल्सिफिकेशन करता है फैट का, जो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फाइनल इसके बाद में ड्यूडेनम से खाना आगे जाएगा, जो कि इलियम वाला हिस्सा है, वहां पर सारा डाइजेशन हो जाएगा, और वहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी होते हैं जो विली और माइक्रोविली के नाम से जानते हैं, और वहां पर एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो रेक्टम में पास किया जाता है, वहां स्टोर रहेगा। जब ये पूरा फिल हो जाएगा तो क्लोएका से थ्रू बाहर चला जाएगा। ये अपना क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट अपना है फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो फ्रॉग तीन तरह का रेस्पिरेशन शो करता है। अगर वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है तो इसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है तो इसे कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और वो अपनी बक्कल कैविटी के थ्रू अगर रेस्पिरेशन करता है तो उसे बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं। अब कौन सा रेस्पिरेशन कब होगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन वो स्किन के थ्रू करता है, और ये रेस्पिरेशन वो वाटर में भी कर सकता है और लैंड पर भी कर सकता है। लेकिन पानी में जब फ्रॉग होता है तो सिर्फ और सिर्फ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही करता है। लैंड पर आने के बाद में भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किया जा सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मॉइस्चर होना चाहिए सफिशिएंट। नेक्स्ट है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये लंग्स के थ्रू होता है रेस्पिरेशन, और ये सिर्फ लैंड पर होता है। फिर है बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, ये भी सिर्फ लैंड पे होता है। तो लैंड पर रेस्पिरेशन के फ्रॉग के पास कितने तरीके हैं, देखो यहाँ पर बुक लिखती है ऑन लैंड
बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स तीनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। बक्कल कैविटी से बकोफेरेंजियल, स्किन से क्यूटेनियस, लंग से पल्मोनरी, ठीक है। लेकिन जब वो पानी में होता है तो इन वाटर स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन सिर्फ स्किन में होता है, सॉरी वाटर में सिर्फ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। एक फ्रॉग जब लार्वा स्टेज में होता है, अपनी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन लार्वा स्टेज में इनमें गिल्स होते हैं ताकि ये पानी में रेस्पिरेशन कर सके। हर वर्टिब्रेट की लार्वा स्टेज या एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल स्लिट होती है। तो फ्रॉग में लार्वा स्टेज में वेल डेवलप्ड गिल्स होते हैं जिनके थ्रू वो रेस्पिरेशन कर सकता है। बाद में उनमें गिल्स की जगह पर लंग्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब अपने लिखा हुआ। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब हाइबरनेशन और एस्टिवेशन होता है तो उस समय फ्रॉग सिर्फ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। तो अगर आपको पूछे कि वाटर में फ्रॉग है कौन सा रेस्पिरेशन होगा, क्यूटेनियस। लैंड पर है तो तीनों पॉसिबल है, क्यूटेनियस, पल्मोनरी, बक्कोफेरेंजियल। जब वो हाइबरनेशन एस्टिवेशन में है तो अगेन क्यूटेनियस। जब वो लार्वा स्टेज में था तो वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है। तो ये सब अपने था रेस्पिरेशन। नेक्स्ट अपने सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है फ्रॉग में क्लोज टाइप का होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको 3 टॉपिक पढ़ना है। एक तो इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ना है जिसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड है। एक लिम्फेटिक सिस्टम जिसमें लिम्फ होता है, लिम्फ चैनल होते हैं, नोड होता है। और एक पोर्टल सिस्टम, इसमें 2 तरह के पोर्टल सिस्टम होते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम क्या होते हैं वो भी अपन समझेंगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं हार्ट के बारे में। तो देखो एक बार लाइन पढ़ने से पहले अपन यहाँ अच्छे से समझते हैं इसको और फिर अपन एनसीईआरटी रीड करेंगे। इसके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। अपने हार्ट में कितने होते हैं? 4 चैम्बर। इसमें 3 होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल। अब इसकी जो हार्ट होती है उस हार्ट, जैसे सपोज करो ये हार्ट है तो एक स्ट्रक्चर इसकी अपने कौन से साइड में होता है? वेंट्रल साइड में भी होता है। एक स्ट्रक्चर इसकी डॉर्सल साइड में भी होता है। 2 एक्स्ट्रा और स्ट्रक्चर है हार्ट के चैम्बर के अलावा। जो डॉर्सल साइड में वो है साइनस विनोसस और जो वेंट्रल साइड में वो है कॉनस आर्टरियोसस। तो फ्रॉग के हार्ट में खुद के 3 चैम्बर के अलावा 2 स्ट्रक्चर और चिपके हुए होते हैं। पहले अपन देखते हैं डॉर्सल साइड पर जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं साइनस विनोसस और वेंट्रल साइड पर जो है उसे कहते हैं ट्रंकस आर्टरियोसस या कॉनस आर्टरियोसस। डॉर्सल साइड में जो ये साइनस विनोसस है वो राइट एट्रियम पर चिपका होता है और जो वेंट्रल साइड पर ये कॉनस आर्टरियोसस है ये वेंट्रिकल पर चिपका हुआ होता है, ठीक है। अब देखो फ्रॉग के अंदर, फ्रॉग के पूरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो बॉडी से आ रहा है वो डिफरेंट टाइप की वेना केवा से पहले किस में आता है? साइनस विनोसस में आता है। देखो साइनस विनोसस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ से एक राइट प्री केवल या राइट एंटीरियर वेना केवा, लेफ्ट प्री केवल, एलपीसी मतलब लेफ्ट प्री केवल और या लेफ्ट एंटीरियर वेना केवा और एक नीचे से पोस्ट प्री केवल या पोस्टीरियर वेना केवा। इनके थ्रू ये वेना केवा क्या होती है? बड़ी बड़ी वेन को कहते हैं। इनसे सारा ब्लड किस में आ जाता है? साइनस विनोसस में। फिर साइनस विनोसस से ब्लड कहाँ चला जाता है? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से कहाँ चला जाएगा? वेंट्रिकल में, ठीक है। फिर लंग्स से भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, या लंग्स के पास कैसे गया उसको अभी अपन देखते हैं। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से किस में चला जाएगा? वेंट्रिकल में। इसका मतलब इसके वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएंगे। फिर या वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जाएगा? ट्रंकस या कॉनस आर्टरियोसस में जाता है। कॉनस आर्टरियोसस से बाहर डिफरेंट ब्रांच निकलती है। एक ब्रांच जो होती है लंग्स की तरफ जाती है और एक ब्रांच जो होती है वो बॉडी के बाकी हिस्सों की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो इसको एक बार वापस अपन इस चार्ट से देखते हैं। डिफरेंट बॉडी पार्ट होती है, उस डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ जाएगा? साइनस विनोसस में, वेना केवा से। फिर साइनस विनोसस से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से जाएगा ट्रंकस आर्टरियोसस के पास। ट्रंकस आर्टरियोसस से 2 ब्रांच निकलती है, एक बॉडी की तरफ और एक लंग्स की तरफ। तो लंग्स में चला जाएगा, लंग्स से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम सॉरी लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से वापस इसमें और इससे कहाँ चला जाएगा? पूरी बॉडी में। यही वजह है कि फ्रॉग के डिफरेंट बॉडी पार्ट को हमेशा मिक्स्ड ब्लड मिलेगा, कभी भी प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि इनको ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलती है, ज़्यादा एनर्जी जनरेट नहीं कर पाते और यही वजह ही अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो होपफुली ये आपके क्लियर हुआ। फ्रॉग के लंग्स में 2 एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है? एक साइनस विनोसस डॉर्सल साइड में, कॉनस आर्टरियोसस या ट्रंकस आर्टरियोसस वेंट्रल साइड में। तो देखो यहाँ पर अपन देखते हैं
हार्ट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, सिचुएटेड होता है अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी। इट हैज 3 चैम्बर, इसमें 3 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। और ये मतलब हार्ट जो होता है, हार्ट के चारों तरफ कवरिंग होती है, अपन को सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाई जाती है, पेरिकार्डियम कहते हैं, इसमें भी होती है। एक ट्रायंगुलर और स्ट्रक्चर होता है साइनस विनोसस, जो कहाँ चिपका होता है, राइट एट्रियम में। ये रिसीव करता है ब्लड थ्रू मेजर वेन और वेना केवा से। फिर ये वेना केवा जो होती है पहले साइनस विनोसस में खुलती है, फिर साइनस विनोसस जो होता है वो किस में खुल जाता है, राइट एट्रियम में। द वेंट्रिकल ओपन इन, और फिर ये जो एट्रियम होता है वो वेंट्रिकल में खुल जाता है। वेंट्रिकल एक और स्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है कॉर्नस आर्टरियोसस, जो कि हार्ट की वेंट्रल साइड में होता है, उसमें खुल जाता है और यहाँ से पूरे बॉडी पार्ट को सप्लाई हो जाता है। ठीक है, एक नेक्स्ट अपने बुक में जो ये यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे हो आप, ये दे रहा है पोर्टल सिस्टम के बारे में। तो पोर्टल सिस्टम समझते हैं पहले। तो होता क्या है, जनरली क्या होता है कि एक ऑर्गन से कैपिलरीज निकलती है और कैपिलरी मिलकर पहले वेन्यूल बनाती है, फिर वेन बनाती है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं डायरेक्ट वेन लिख रहा हूँ। तो कैपिलरी से वेन बनती है और वेन कहाँ खुलती है, हार्ट में। तो ऐसी ब्लड वेसल्स जो कैपिलरी से स्टार्ट होती है और हार्ट पर खत्म होती है, उसे वेन कहते हैं। हाँ, आप में से कुछ कहेंगे सर वेन वेना केवा में खुलती है, वो एक ही बात है, वेन ही आप समझो। ठीक है, तो कैपिलरी से स्टार्ट होकर जो हार्ट में खुलती है वो वेन, और जो हार्ट से स्टार्ट होकर कैपिलरी में खत्म होकर किसी ऑर्गन में चली जाती है वो आर्टरी कहलाती है। तो चाहे आर्टरी हो चाहे वेन हो, उसके एक एंड पर कैपिलरी होती है। वेन के पहले एंड पर कैपिलरी और फिर दूसरे एंड पर हार्ट होता है, और आर्टरी में पहले एंड पे हार्ट होता है, दूसरे एंड पर कैपिलरी होती है। और जनरली एक ऑर्गन से निकलने वाली वेसल्स सीधी हार्ट में जाके खुलती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, एक ऑर्गन से कैपिलरी स्टार्ट हुई, एक डक्ट बनाई, और फिर ये डक्ट किसी दूसरे ऑर्गन में कैपिलरी बनाकर फिर टर्मिनेट हो गई। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, ये कहलाएगी पोर्टल वेन। क्या कहलाएगी, पोर्टल वेन। इस केस में एक ऑर्गन से निकलने वाला ब्लड सीधा हार्ट में नहीं गया, पहले किसी दूसरे ऑर्गन में गया, फिर उस दूसरे ऑर्गन की वेन के थ्रू वो कहाँ गया, हार्ट में गया। इन दोनों ऑर्गन के बीच का जो ये पूरा ब्लड सर्कुलेटरी पाथ है, इसे अपन क्या कहेंगे, पोर्टल सिस्टम कहेंगे। और इस पोर्टल सिस्टम का नाम दूसरे वाले ऑर्गन, जिसे पोर्टल ऑर्गन कहते हैं, उसके बेसिस पर होगा। मान लो कि पहला ऑर्गन इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन से निकलने वाला ब्लड लीवर में जा रहा है, ऐसे केस में पोर्टल सिस्टम को कहेंगे हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। मान लेते हैं कि पहला ऑर्गन लिम्स है और लिम्स से निकलने वाला ब्लड किडनी में जा रहा है और किडनी से फिर हार्ट में जा रहा है, ऐसे केस में रीनल पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम का नाम ऑर्गन नंबर 2 या पोर्टल ऑर्गन के बेसिस पर दिया जाता है। या लीवर है तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, या किडनी है तो रीनल पोर्टल सिस्टम। अब क्वेश्चन उठता है, पोर्टल सिस्टम की नीड क्या है। तो देखो, जब इंटेस्टाइन में सब चीजें डाइजेस्ट होती है, तो उसमें जो ब्लड यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, न्यूट्रिएंट वगैरह, वो ब्लड में जाएगा। तो इस ब्लड में शुगर काफी ज्यादा लेवल पे होगी, विटामिन भी काफी ज्यादा होंगे। तो ये सारा ब्लड अपन सीधा हार्ट को नहीं भेज सकते, तो पहले इंटेस्टाइन से ब्लड जाता है लीवर में। लीवर वहां पे ब्लड वगैरह क्या शुगर लेवल मेंटेन वगैरह करता है, एक्स्ट्रा विटामिन वगैरह जो होता है वो स्टोर कर लेता है, और फिर वो कहाँ भेजता है, हार्ट के पास, ताकि हार्ट प्रोटेक्ट रह सके। ठीक ऐसा कैसा, फ्रॉग के हिंड लिम्स में जो होते हैं, ज्यादा मेटाबॉलिज्म की वजह से ज्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट बन जाते हैं, और ये वेस्ट को अपन सीधा हार्ट के पास नहीं भेज सकते। तो पहले अपन भेजते हैं किडनी के पास, किडनी इनको फिल्टर करके अलग कर देती है, फिर किडनी के थ्रू कहाँ पे जाता है, हार्ट में जाता है। तो फ्रॉग में 2 तरह के पोर्टल सिस्टम होते हैं, एक हिपेटिक पोर्टल सिस्टम और एक कौन सा होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम। एक चीज आप और याद रखें, ह्यूमन में रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम ह्यूमन में भी होता है, पर रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता। नेक्स्ट है कि ब्लड जो होता है उसमें प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होती है, जैसा कि अपन में भी होता है ब्लड सेल्स, वही है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। बस यहाँ आरबीसी जो है वो हमेशा न्यूक्लिएटेड ही रहेगी, जबकि अपने अंदर आरबीसी मैच्योर होती है तो वो न्यूक्लियस नहीं रहता उसके अंदर। ठीक है, हाँ, आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन होगा। एक लिम्फ क्या होता है, ये भी आप सब जानते हैं। लिम्फ क्या होता है, ब्लड में से आरबीसी निकाल लो, लार्ज प्रोटीन निकाल दो, फिर जो बचेगा वो क्या होगा, लिम्फ होगा। तो ये सब डिस्क्रिप्शन अपने यहाँ पर दे रखा है। देखो यहाँ दे रखा है कि स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन, कौन सा है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम।
और किसके बीच में, किडनी और लोअर पार्ट्स, ये कौन सा है, रीनल पोर्टल सिस्टम, वो भी फ्रॉग में पाया जाता है। फॉर्मर को मतलब पहले वाले को हिपेटिक कहते हैं और दूसरे वाले को रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। लिम्फ देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, इट लैक फ्यू प्रोटीन एंड आरबीसी, ठीक है। और ब्लड वगैरह बाकी तो आप सब जानते हैं क्या करता है, सर्कुलेशन, गैस ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, जो भी हार्मोन वगैरह ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो देखो एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या होता है, जिसमें अपन क्या करते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, वो अपना सिस्टम क्या कहलाता है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहलाता है। जो फ्रॉग का एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है वो लगभग ह्यूमन के एक्सक्रिएटरी सिस्टम जैसा ही होता है। एक बार अपन ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम को देखते हैं, फिर अपन फ्रॉग को कंपेयर करते हैं ताकि आपको पता चले। इसके लिए देखो यहाँ पर मैं एक डायग्राम निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये अपने फ्रॉग का है, इसके पास में मैं ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम ड्रॉ करता हूँ। तो देखो अपने ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम में 2 किडनी होगी, बीन शेप की होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रफली ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, अपने ये किडनी है और ये एक किडनी है, ठीक है। इसमें भी देखो यहाँ पर ये रही किडनी और यहाँ पे रही किडनी, सेम है। फिर यहाँ पर ह्यूमन में क्या करती है, किडनी से यूरेटर निकलती है, यहाँ पर भी देखो यूरेटर निकल रही है, ठीक है। लेकिन अपने अंदर वो यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है, यहाँ पर यूरेटर क्लोएका में खुल रही है। फिर यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो यूरिथ्रा से होता हुआ बाहर खुलता है, जबकि यहाँ पर देखो किडनी जो है वो उससे यूरेटर निकल रही है, यूरेटर क्लोएका में खुल रहा है, क्लोएका से होता हुआ यूरिन कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। जब ये पूरा फिल हो जाएगा तब ये कहाँ पर निकलेगा, क्लोएका अपर्चर से बाहर निकलेगा। तो यहाँ यूरेटर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में नहीं खुलती, पहले क्लोएका में खुलेगी और क्लोएका से पहले वो टेम्पररी स्टोर किया जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर जब ये फिल हो जाएगा तो यूरिन बाहर निकाल दिया जाएगा। ये एक डिफरेंस है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है फ्रॉग का, उसमें किडनी होती है 1 पेयर, मीजोनेफ्रिक होती है, अपनी कैसी होती है, मेटानेफ्रिक। इसमें भी यूरेटर है 1 पेयर। मेल के अंदर ये यूरेटर को यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं, क्योंकि फ्रॉग के केस में क्या होता है कि ये यूरेटर से यूरिन भी बाहर आ रहा है और इसी से होता हुआ स्पर्म भी बाहर आएगा, मेल गैमेट भी बाहर आएगा। तो मेल फ्रॉग के केस में यूरेटर को अपन यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं। फीमेल को ऐसा नहीं कहेंगे, फीमेल में यूरेटर अलग है और ओवम निकलने का रास्ता ओविडक्ट अलग है। क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग है, फिर यूरिनरी ब्लैडर है जो रेक्टम के वेंट्रल साइड में होती है और ये भी क्लोएका में खुलती है। क्लोएका से यूरिन पहले इसमें जाएगा फिर इससे इधर आ जाएगा। द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होता है वो एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है। अ पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, क्लोएका और यूरिनरी ब्लैडर है। किडनी कैसी होती है, कॉम्पैक्ट होती है, डार्क रेड बीन शेप्ड की स्ट्रक्चर होती है जो बॉडी की पोस्टीरियर सरफेस पर होती है, अपने भी पोस्टीरियर सरफेस में ही होती है। वर्टिब्रल कॉलम की तरह के एक इधर और एक इधर होती है, इनमें भी ऐसा ही है। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर, जो अपन सब जानते हैं, उनके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन के अंदर क्या बनती है, यूरिन बनती है। 2 यूरेटर जो है वो किडनी से निकलती है मेल फ्रॉग में। द यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट विच ओपन इनटू क्लोएका। फीमेल में यूरेटर निकलती है जो सिर्फ यूरेटर का ही काम करेगी। ओविडक्ट भी होती है उसमें, लेकिन वो यूरेटर के साथ मिक्स नहीं होती। फिर ये सब जो होता है, एक थिन वॉल यूरिनरी ब्लैडर जो कि वेंट्रल साइड में होता है, रेक्टम के वहां पर होता है। और फ्रॉग कैसा होता है, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म होता है। ये सब समझ चुके हैं। देखो आप इस फीमेल वाले डायग्राम में समझ पाएंगे, किडनी से यूरेटर सीधा क्लोएका में खुल रही है, जबकि ओविडक्ट जो है अलग से खुल रही है क्लोएका में। जबकि मेल के अंदर क्या हो रहा है, किडनी से यूरेटर जा रही है और टेस्टिस से भी यही पाथ जा रहा है। इसका मतलब मेल में यूरेटर को यूरिनोजेनिटल डक्ट कहेंगे, फीमेल में नहीं कहेंगे, उसे सिर्फ यूरेटर ही कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपने कि फ्रॉग जो होता है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन शो करता है। इसमें नर्वस सिस्टम भी होता है, एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है। एंडोक्राइन सिस्टम के लिए फ्रॉग में सिर्फ अपने ग्लैंड के नाम दे रखे हैं, उनसे वही हार्मोन है, लगभग वैसा ही फंक्शन है जैसा कि अपने ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में होता है। अपनी बुक में सिर्फ यह नाम दे रखा है, आपको वही याद करना है। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड और गोनेट्स। जैसा अपने अंदर फंक्शन होता है वैसे ही इनमें वही हार्मोन रिलीज होते हैं। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को देखो आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो आते हैं जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जनरेट करते हैं। तो
ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगी। ब्रेन जो होगा क्रेनियम में प्रोटेक्ट रहता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वर्टिब्रल कॉलम में प्रोटेक्ट रहता है। ब्रेन से निकलने वाली नर्व क्रेनियल नर्व कहलाती है और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व स्पाइनल नर्व कहलाती है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है जैसे कि ह्यूमन में, एक होता है एसएनएस सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो अपने विल से चलता है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो ऑटोमेटिक चलता है विदाउट विल के। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। सेम ऐसा कैसा फ्रॉग में भी है। इट इंक्लूड बोथ न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम हो गया था। उसके बाद देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसमें क्रेनियल नर्व स्पाइनल नर्व है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है जिसमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। एक चीज इसमें अपन को अच्छे से याद रखनी है कि जो यहाँ पर क्रेनियल नर्व है उसके नंबर कितने हैं, तो क्रेनियल नर्व के नंबर कितने, 10 पेयर है। कितने, 10 पेयर। जबकि ह्यूमन में क्रेनियल नर्व कितनी होती है, 12 पेयर होती है। तो ये याद रखना। उसके बाद ब्रेन जो है क्रेनियम में, ब्रेन के 3 हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है उसमें ओल्फैक्टरी लोब आती है, सेरेब्रल हेमिस्फेयर है और एक डायनसेफेलॉन है। ओल्फैक्टरी लोब हेमिस्फेयर कितने होते हैं, 2 होते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फेयर और एक डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन के अंदर ऑप्टिक लोब आती है। हाइंड ब्रेन के अंदर सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा आता है। और मेडुला जो है वो बाद में फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम क्या होता है अगर आप में से नहीं जानते तो ये सपोज करो ब्रेन है, ब्रेन के चारों तरफ क्रेनियम होता है और क्रेनियम में नीचे एक बड़ा सा पोर होता है। तो ब्रेन का जो एंड पोर्शन है मेडुला, वो इस पोर्शन से निकला हुआ बाहर निकलता है और क्या बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड। इस वाले पोर को कहते हैं फोरामेन मैग्नम। तो इनमें भी वही है, फोरामेन मैग्नम होता है और जो बाद में आगे कंटिन्यू होकर क्या बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड किसमें प्रोटेक्ट रहती है, वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन फ्रॉग के सेंसरी ऑर्गन में। तो लगभग सारे सेंसरी ऑर्गन इनमें भी है। टच के लिए इनमें सेंसरी पेपिला है, टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड है, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम है, विजन के लिए आई है और सुनने के लिए अपने क्या है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और इंटरनल ईयर वगैरह सब है। और ये जो है देखो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, ईयर जो होता है बैलेंसिंग का भी काम करता है जैसा कि अपने अंदर भी होता है। एक अपनी बुक में लिखा हुआ है कि इन 5 सेंस ऑर्गन में सबसे ज्यादा डेवलप क्या होते हैं, आई और ईयर होते हैं। बाकी सब सिर्फ सेलुलर एग्रीगेट है, मतलब सेल्स बहुत सारी मिक्स हो रखी है, मतलब ग्रुप बना रखी है और उनमें नर्व एंडिंग है, तो ज्यादा डेवलप नहीं। ज्यादा डेवलप क्या होते हैं, ईयर और आई डेवलप होते हैं। ठीक है, और आई कौन सी होती है, इनमें सिंपल आई होती है, जैसे कि आप कॉकरोच वगैरह में पढ़ते हैं उनमें कंपाउंड आई होती है जिसमें बहुत सारी सब यूनिट्स होती है। इसमें सिंपल आई होती है जैसे अपन में है और एक ही यूनिट होती है उसमें। ठीक है, अब आती है अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है फ्रॉग का वो लगभग अपने जैसा ही है। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस होता है, एक पेयर, उसके अंदर क्या बनते हैं, अपने स्पर्म बनते हैं, फिर टेस्टिस से वो बाहर आते हैं वासा इफ्रेंसिया से, फिर एक बीडर्स कैनाल एक्स्ट्रा है, फिर वो यूरिनोजेनिटल डक्ट में खुलती है और फिर क्लोएका से होता हुआ बाहर चला जाएगा। फीमेल में ओवेरी जिसमें ओवम बनेंगे, फिर ओविडक्ट से क्लोएका में खुल जाएगी और क्लोएका से बाहर चले जाएंगे। डायग्राम से समझते हैं, देखो ये अपने मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस कहाँ लगा हुआ है, किडनी के ऊपर ही लगा हुआ है। ठीक है, और उसके ऊपर फैट बॉडीज होती है। अपनी बुक में फैट बॉडीज के फंक्शन नहीं लिखे हुए। फैट बॉडीज क्या करती है, स्टोर करती है फैट को, फिर वो बाद में इस्तेमाल ली जा सकती है एनर्जी सोर्स के लिए, न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करवाती है मैटिंग में, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। एच क्या है, हाइबरनेशन, ए एस्टिवेशन। मेटामॉर्फोसिस में भी ये हेल्प करती है। अब जहां तक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट की बात की जाए तो ये है अपने टेस्टिस, और टेस्टिस से ये जो डक्ट निकल रही है ये क्या है, वासा इफ्रेंसिया। और फिर वासा इफ्रेंसिया देखो ये कैनाल बना रही है जो यहाँ पे कंबाइन हो जाएगी किडनी से निकलने वाली डक्ट के साथ, इसे कहेंगे बीडर्स कैनाल, और फिर ये भी यूरिटर में खुल जाएगी। इसका मतलब किडनी से यूरिन आएगा, इधर से होता हुआ स्पर्म आएगा। अब इस यूरिटर को आप क्या कहेंगे, यूरिनोजेनिटल डक्ट कहेंगे, यूरिटर नहीं कहेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर था टेस्टिस, फिर क्या था, वासा इफ्रेंसिया, फिर था बीडर्स कैनाल, फिर यूरिनोजेनिटल डक्ट और फिर वो क्लोएका, और क्लोएका से होता हुआ बाहर चला जाएगा। ठीक है, फीमेल। और देखो इसमें और स्ट्रक्चर क्या है, एक एड्रिनल ग्लैंड दिख रही है आपको यहाँ किडनी में, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एड्रिनल ग्लैंड है। तो एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पर किडनी के अंदर की तरफ है।
और इनमें रेक्टम आप सब जानते ही है, रेक्टम भी है। रेक्टम के वेंट्रल सरफेस पे यूरिनरी ब्लैडर है, ये अपने एक्सक्रिएटरी सिस्टम में का, ये डॉर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है, तो वेंट्रल सरफेस पर होती है। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट है? टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, बीडर्स कैनाल, यूरिनोजेनिटल डक्ट और क्लोएका। फीमेल में देखो ये क्या है? ओवेरी है, अगेन वन पेयर है, इसके अंदर ओवम बनते हैं। ये ओविडक्ट यहाँ ऊपर की तरफ बना रखा है, लेकिन ये जो होता है यहाँ से जो निकलते हैं उनको कलेक्ट कर लेती है, लगभग इस पोजीशन पे अपन समझ सकते हैं। और यहाँ से ओविडक्ट ये फनल शेप वाला कैच कर लेगा, ये ओविडक्ट खुल जाएगी। अपने अंदर ओविडक्ट किस में खुलती है? ह्यूमन फीमेल में यूट्रस में खुलती है, जबकि यहाँ पर कहाँ खुल रही है? क्लोएका में, और फिर क्लोएका से होता हुआ बाहर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल। तो देखो मेल के अंदर येलोइश ओवोइड शेप के टेस्टिस होते हैं जो किडनी के ऊपर होते हैं, और उनके ऊपर डबल फोल्ड पेरिटोनियम होता है जिसे अपन मीजोरिकियम कहते हैं। ये ऑर्कियम वर्ड आपने सुना होगा कभी कभी, जैसे डिजीज होती है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म होती है, जिसमें टेस्टिस जो होते हैं वो स्क्रोटम में नहीं उतरते। मेल में ऐसी बीमारी हो सकती है, मेल बेबी का पैदा हो और उसके जो स्क्रोटम होते हैं उनमें अगर टेस्टिस ना आए तो इसे क्या कहते हैं? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। तो देखो ऑर्कियम वहां से है, तो मिज ऑर्कियम जो है फोल्ड होता है जो टेस्टिस को चारों तरफ से कवर करता है। यहाँ से वासा इफ्रेंसिया निकलती है, इनके नंबर याद रखने हैं कितने हैं? 10 से 12। उसके बाद क्या है? बीडर्स कैनाल, और फिर बीडर्स कैनाल यूरिनोजेनिटल डक्ट में, फिर वहाँ से होता है वो क्लोएका में। क्लोएका स्मॉल मीडियन चैम्बर है। उसके बाद जहाँ से फीकल मैटर भी पास होता है, यूरिन भी पास होता है और स्पर्म भी पास होता है। फीमेल में ओवेरी होती है, ये किडनी के पास होती है लेकिन किडनी से जुड़ी भी नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है इसमें। जो ओविडक्ट निकलती है फिर जो ओवम को कलेक्ट करती है। एक फीमेल कितने ओवम ले कर पाती है? 2500 टू 3000 के आसपास एक टाइम। फर्टिलाइजेशन इनमें कहाँ होता है? एक्सटर्नल, पानी के अंदर होता है। मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग सूडो कॉपुलेट करते करते गैमेट बाहर रिलीज करते हैं और वो पानी में ही फर्टिलाइज होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इसका मतलब लार्वा स्टेज बनेगी जो कि होगी टेडपोल। टेडपोल मेटामॉर्फोसिस, मतलब लार्वा स्टेज का एडल्ट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस, उससे एडल्ट बनता है। एक फ्रॉग जो है बेनिफिशियल है मैनकाइंड के लिए, क्योंकि ये इंसेक्ट वगैरह को क्या करता है? कंज्यूम करता है, तो क्रॉप को प्रोटेक्शन करवाता है। आप अपन याद रख सकते हैं कि भाई ये क्या काम करता है? दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट क्रॉप, ठीक है। फ्रॉग जो है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी जरूरी होता है, ठीक है, और फूड चेन फूड वेब में भी काम आता है, अपने देखा ही है। कुछ जगह पर जो होता है, मतलब बेचारे फ्रॉग की लेग्स जो होती है, जो कि हाइंड लिम्स होते हैं, वो मस्कुलर होते हैं, तो उनको कंज्यूम किया जाता है फूड के तौर पे, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर था, जो कि बेसिकली चैप्टर क्या है अपना? फ्रॉग ही समझ लो। इस चैप्टर में आपको जितना भी डिस्क्रिप्शन है, आप एनसीईआरटी को 2-4 बार अच्छे से पढ़ें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, आराम से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।